जय श्री राम दोस्तों। यूपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन और रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि कल 12 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था। ये क्या है, लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन की वैकेंसीज़ हैं। जो भी लेक्चरर बनना चाहता है इंटर कॉलेज में यूपी के अंदर, ये वैकेंसीज़ उनके लिए है। ये कल की डेट मतलब 12/8/2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था और 12 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ये इसकी जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट है, क्या है जो इसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो कितनी है, 12 सितंबर। कितना है, 12 सितंबर तक फॉर्म इसके फिल होंगे। इसका जो स्टार्ट डेट है वो क्या है, वो है 12/8 और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 12/9। 12/9 क्या है, 12 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन आप इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये कब तक कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप 19 सितंबर तक। कब तक, 19 सितंबर तक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा जो भी हमारा यूपी पीएससी के थ्रू ये वैकेंसीज़ आई है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो ये वैकेंसीज निकली, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मेल्स और फीमेल की कितनी वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, बीएड के रिस्पेक्ट में भी बताया गया है इन्होंने हर चीज़। और जो इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्या है, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और शेयर करें। मैं फिर कहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अब आपको पता लग गया है कि हमारा जो ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, मतलब जो ये इंटर कॉलेज में जितने भी लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो ये कब से है, 12 अगस्त से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट हो चुका है, ये हो गया 12 अगस्त से स्टार्ट है। और लास्ट डेट जो इस फॉर्म की फिल करने की है वो है 12 सितंबर। ठीक है, इसमें लेकिन कोई करेक्शन करना चाहता है, मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो इसमें 19 तक कर सकते हैं आप। कब तक कर सकते हैं, 19। क्या है, 19/9/2025। क्या डेट दी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये लास्ट जो डेट दी हुई है, ये क्या है, लास्ट डेट दे रखी है करेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक OTR नहीं भरा है, क्या है OTR, OTR होता है हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ मैंडेटरी है ये। दूसरा क्या है, अगर किसी का, देखो यहाँ पे लिखा है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट्स फ्रॉम कमीशन वेबसाइट 72 आवर्स बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब उस 72 घंटे पहले OTR का जो भी नंबर होगा वो क्या है, जनरेट हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग OTR नंबर, जब भी आप फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे जब क्या है, जो OTR है आपका वो क्या है, उसका नंबर जनरेट कर देगी गवर्नमेंट। जैसे आपने OTR फॉर्म फिल किया, ठीक है, वहाँ पे OTR जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे क्या, कमीशन की तरफ से क्या एक नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। और इस नंबर का जनरेट होने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या कहा है, देखो पहले इन्होंने ये कहा है, द कैटेगरी और सब कैटेगरी, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो, क्रीमी लेयर, नेम एंड एड्रेस क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट्स टिल द लास्ट डेट मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली बी कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपका जो डोमिसाइल है, जो जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, क्रीमी लेयर, नेम, जो भी एड्रेस है, कैंडिडेट्स, जब तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या लास्ट डेट तक या मॉडिफिकेशन डेट है वहाँ तक आप फिल कर दें। अदरवाइज नो रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी चेंज विल बी इंटर्ड आफ्टर लास्ट डेट। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इफ़ at any stage it comes to the knowledge of commission that candidate has concealed or misrepresent any information, his or her candidature shall be rejected and proceeding debar him her for future examination selection shall be initiated। मतलब आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको कोई भी इसमें छुपा के बात नहीं रखनी है, एक ना ही कोई आपको छुपा के रखना है, एकदम क्लियरली इंफॉर्मेशन आपको बताना है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाद में फिर क्या है, फ्यूचर एग्जामिनेशन में आपको समस्या आ सकती है। ठीक,
थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है ये, एज पर डिसीजन ऑफ यूपीपीएससी कैंडिडेट विल बी लाइबल टू बी डिबार्ड फ्रॉम दिस सिलेक्शन एंड ऑल अदर फ्यूचर एग्जामिनेशन। आप सिलेक्शन में भी रोके जा सकते हैं और जो भी फ्यूचर एग्जामिनेशन, जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम्स होंगे, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years फॉर furnishing any wrong information in his or her application from which cannot be substained by revealed documents और एनी अदर माल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी ऐसी कंडीशन, मतलब आपने इसमें, मतलब ये मान के चले कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने करी इसके अंदर, तो अब फ्यूचर में आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और एग्ज़ाम भी नहीं देने के साथ साथ आप 5 साल तक, अप टू कितना है 5 साल, ये देखो ये लिखा है 5 साल तक आपको क्या है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको इस चीज़ से सतर्कता बरतनी है, आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि आप इसमें क्या है करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दें। ठीक, इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, इसमें बोला है इफ़ एनी चेंजेस टू मेड इन पर्सनल डिटेल मेंशन इन ओटीआर। ओटीआर क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, इट विल बी मैंडेटरी टू सिंक्रोनाइज इट ऑन डैशबोर्ड आफ्टर दैट चेंज, अदरवाइज चेंज विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो आपका अगर कोई भी समस्या है तो डैश जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसी टाइम पे आप बदल लीजिएगा, अदरवाइज आपको क्या है इस पे क्या है कोई भी बदलाव नहीं करने दिया जाएगा। और अगर आप ये सोचो कि ऑनलाइन ऑफलाइन रिप्रेजेंटेशन विल नॉट एक्सेप्टेड, एरर करेक्शन अमेंडमेंट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी कसी रिजेक्टेड, अगर किसी ने कंप्लीट फॉर्म नहीं भरा वो भी क्या होगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें के 4 इंस्ट्रक्शन ये दी हुई हैं। 5वीं इंस्ट्रक्शन देखें आप क्या कह रहे हैं आपकी। 5वीं इंस्ट्रक्शन ये कहा गया है इसके अंदर, कैंडिडेट्स ऑफ candidature of such candidates who are subsequently found ineligible according to term which laid down in advertisement will be cancelled or there any claim for the examination will not be entertained. The decision of the commission regarding candidature selection of candidates shall be final. कैंडिडेचर शैल कैंडिडेट, इसमें तो क्या है इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी में भी कंडीशन में पाए जाते हैं दोषी, तो आपका क्या है जो भी एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है विल बी कैंसल्ड एंड एनी क्लेम फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको क्या है सीधी सही इसमें ये बताया गया 5th पॉइंट में, आपको जो एडवर्टाइजमेंट में कहा है उसको अच्छी तरह से इसीलिए बताया गया है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से फिल करें आप, ताकि किसके लिए अयोग्य ना हो। ठीक है, 6 पॉइंट देखो क्या है, 6 पॉइंट में क्या कहा है कि एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड और कैंसल्ड इफ़ इंफॉर्मेशन फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्म जो फॉर्मेट बताया है उसमें नहीं हुआ, डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर एक्यूरेट नहीं हुई, रॉन्ग एक्यूरेट नहीं है रॉन्ग है, या फिर कैंडिडेट इज़ ओवर एज और अंडर एज, या फिर उसकी आयु कम है फॉर्म भरने से या उसकी आयु ज़्यादा है, इस कंडीशन में, और या फिर आपके पास एजुकेशन कम है, इस कंडीशन में आप एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट, लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन अगर वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका फॉर्मेट जो भी फॉर्म होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया कि नहीं। और ठीक है, अब 7 मतलब इस वाले पॉइंट में ये कहा है, जो 6th वाला पॉइंट है आपका, कि इसमें क्या है डेट ऑफ बर्थ आपको एक्यूरेट भरनी है, आप जो एज है आपकी जो फॉर्म में कहा गया है, इस फॉर्म में एक्चुअल में जो एज है ना आपकी वो 21 से 40 साल तक है। कितना बोला है, 21 से 40 साल बोला है, तो ना तो इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और आपके जो साइन होंगे इसके अंदर, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है कम क्वालिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए, जो जैसा इसमें कहा गया है क्वालिफ़िकेशन में भी हम देखेंगे कि पीजे के साथ क्या है आपको बीएड भी इंक्लूड कर रखा है इस बार, तो ये क्वालिफ़िकेशन हो पीजी क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा आपका वो क्या है उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे आगे चल के इस पर बात करेंगे। ठीक है, अब 7th पॉइंट देखेंगे, Commission may admitted candidates provisionally after summarily checking their application, but if it is found at any stage that applicant was not eligible or his or her application was not entertainable even at preliminary stage, his or her candidature will be rejected. If candidate selected and recommended by the commission, the recommendation made by commission for appointment shall be withdrawn. ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया है फिर भी अगर दोषी पाया जाता है कि वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्या होगा, कमीशन के जरिए उसको क्या है उसके फॉर्म का भी रिजेक्ट हो जाएगा और उसको क्या वापस कर दिया जाएगा और सीधा मान के चलिए वो कैंसिल हो जाएगा और उस भर्ती प्रक्रिया से, इस भर्ती प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया इस पॉइंट में। अब 8th पॉइंट समझेंगे हम,
एट पॉइंट में क्या है, इफ़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंडिडेट इन अ कंसीलमेंट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर वो कोई भी इंपॉर्टेंट बात को छुपाता है, जैसे पेंडेंसी ऑफ एनी केस, अगर किसी चीज़ की पेंडेंसी है, रुका हुआ है कोई केस, क्रिमिनल केस है उसके ऊपर, या फिर मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ, अगर कोई पुरुष है, उस पुरुष के अगर एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, मोर देन वन है, और कोई अगर पत्नी है तो उसकी एक से ज़्यादा, उस पत्नी के जो भी मतलब पत्नी होगी, जैसे कोई पत्नी है उसके क्या है, अगर एक से ज़्यादा पति हैं तो वो भी नहीं होनी चाहिए। इस केस में भी क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या करना है कि एक पति की, जो एक हस्बैंड है उसकी एक ही वाइफ होनी चाहिए, और जो एक वाइफ है उसका एक ही हस्बैंड होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम। नाइन्थ में ये कह रहा है, इन केस कैंडिडेट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डू नॉट प्रेजेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर डू नॉट प्रेजेंट, अगर उसने जो उनकी ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट अगर सबमिट नहीं किया, इट विल बी मैंडेटरी फॉर देम सबमिट सेम विद इन पीरियड फॉर दिस पर्पस एज पर डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कमीशन। तो उन्होंने ये कहा है कि जिस समय, ये मैंडेटरी है कि जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस समय ही आपको ये सारे सबमिट करने ही पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन केस कैंडिडेट डज नॉट प्रेजेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन द सेट पीरियड, जिस दिन बोला गया कि आपको उस दिन आना है, उस दिन क्या डॉक्यूमेंट के साथ आप नहीं पहुँचे, तो कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा। इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट अपीयर टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर यदि कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन नहीं पहुंच पाया अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो ये माना जाएगा कि चाहे वो ही हो चाहे शी हो, उसको क्या इस पोस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसका क्या होगा, मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इस पॉइंट में देखो क्या स्पेशली ये बता दिया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन अगर बुलाया गया, और जिस दिन बुलाया गया उसी दिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही उसी समय नहीं मौजूद हुए, और नहीं सही मौजूद नहीं हुए, या मतलब लेके पहुंचा नहीं, वो मौजूद नहीं हुआ, सही डॉक्यूमेंट्स पाए नहीं गए, तो कैंसिल हो जाएगा। साथ ही उसने ये भी, साथ में कमीशन ने ये भी कहा है इसमें के अंदर कि अगर वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करा है, ठीक है, तो कैंसिल तो होना ही होना है। साथ में अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, अगर वो व्यक्ति उस दिन नहीं गया तो यही समझा जाएगा कि उसे इंटरेस्ट नहीं है पोस्ट में, उस पोस्ट में उसे इंटरेस्ट नहीं है, और उसे क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम। अगला इसमें क्या कहा गया है, अब हम इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखें एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, डिपॉजिट फ़ी कैटेगरी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। जैसे देखो, जो जनरल कैटेगरी है और EWS है उसके लिए क्या है, 100 रुपये एग्ज़ाम फीस है, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग पूरा मिला के 125 रुपये लगेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, इनको क्या है, 65 रुपीज़ लगेगा ओवरऑल फीस, जिसमें उनमें 40 और 25 रुपये उनका ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। और जो पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ हैं, PWD वाले बच्चे जितने भी हैं, उनको 25 रुपये लगेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फ्री है लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस में 25 रुपये है। एक्स सर्विस मैन है जो भी, उसमें क्या है, उनको 65 रुपीज़ है। और डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर, वुमेन और स्किल प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। ठीक है, ये तो मतलब वो केस है जो मतलब फॉर्म फिल करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है उसके हिसाब से उनके फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी क्या हुआ, जानकारी मिल चुकी है आपको। एप्लीकेशन फ़ीस की आपको क्या है, जानकारी मिल गई एप्लीकेशन फ़ीस की। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देखो इन्होंने क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं थोड़ा हम। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि देखो, लेक्चरर में जो मेल और फीमेल की वैकेंसीज आई है इंटर कॉलेज में, वो कितनी है, 471 है। कितनी है, 471, जिसमें 471 में क्या है, 471 है, सॉरी 1471 है। कितना है, 1471। ये कितनी है, 1471 है, जिसमें 777 वैकेंसीज़ हैं जो, ये क्या है, मेल के लिए हैं, और 694 वैकेंसीज़ हैं, ये किसके लिए हैं, फीमेल के लिए। ठीक है, ये इसमें ये बताया गया है कि जो
नंबर ऑफ पोस्ट हैं लेक्चरर के लिए, मेल और फीमेल के लिए, जिसमें ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल है 1471 है, लेकिन मेल के लिए कितनी है 777 है, और फीमेल के लिए कितनी है 694 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। और आप ये देखें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, देखो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेज एंड रिक्वायरमेंट। ये उन्होंने ये कहा है कि बाद में अगर वैकेंसीज़ कम होना होगा या ज़्यादा होना होगा, ये उस पर डिपेंड करता है उनकी कमीशन पे। ये जो क्या है ग्रुप सी है, नॉन गैजेट पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है ये? नॉन गैजेट पोस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम पे स्केल के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? पे स्केल के बारे में बात करेंगे। अगर हम पे स्केल के बारे में बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि 8 लेवल 8 की बात करिए तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी। ठीक है। रिजर्वेशन आपको पता ही है, उन्हीं लोगों को मिलेगा रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी, ओबीसी ऑफ यूपी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ यूपी शैल बी एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रिलीवेंट गवर्नमेंट रूल। तो जो भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिल जाएगा। पे स्केल आपको पता ही लग गया, लेवल 8 के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, मतलब सैलरी अच्छी, इसकी सैलरी क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है। देखें आगे क्या बताया इन्होंने। और अब हम इसमें कंडीशन बताए हैं जो इनका बोला है कि मटेरियल क्या है, मैरिटल, क्या बोला इन्होंने बोला है मैरिटल स्टेटस क्या है इसका। मैरिटल स्टेटस क्या होगा कि जो वैवाहिक जीवन होता है उसकी क्या कंडीशन। अगर उन्होंने कहा है मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, अगर क्या है ऐसा पुरुष जो शादीशुदा है और एक से ज़्यादा बीवी के साथ रहता है, या ऐसी महिला जिसने शादी कर रखी है जिसकी ऑलरेडी पहले से पत्नी है, शैल नॉट बी एलिजिबल अनलेस ग्रांटेड एक्सेप्शन फ्रॉम दिस कंडीशन। ठीक है। शैल नॉट बी एलिजिबल, देखो ये कंडीशन क्या है, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। लेकिन आप ये भी समझिए कि जो ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन पे हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सेप्शन फ्रॉम दिस कंडीशन अनलेस ऑनरेबल गवर्नर हैज़ ग्रांटेड एक्सेप्शन। तो क्योंकि गवर्नर जी ने ही, मतलब समझ सकते हैं आपकी ऐसी कंडीशन में कैसे कोई हाँ बोल सकता है। पहली चीज़ तो यही है, कंडीशन ही बहुत वैसी है। चलो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम बात करेंगे इसके बाद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें आप देखें जो इसमें पोस्ट निकली है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए है। सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी है आपका यहाँ, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश। लेकिन इस सब के साथ क्या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए, प्लस क्या आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो भी क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपको क्या है बीएड तो चाहिए। फिर अगर आप बायोलॉजी के भी लेक्चरर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस क्या है बीएड होना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन इन्होंने बताया है। ठीक है। अब हिंदी के लिए भी अगर कोई व्यक्ति अगर हिंदी के लिए भी कर रहा है तो हिंदी में भी देखो पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें, लेकिन क्या है इसमें भी क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन है, और साथ में क्या होगा आपका बीएड भी है। ठीक है। तो साथ में क्या है इसका में बीएड इंक्लूड कर रखा है इन्होंने। क्या कर रखा है, बीएड इंक्लूड कर रखा है। उर्दू के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। संस्कृत का अगर कोई लेक्चर मेल या फीमेल कोई भी बनना चाहता है तो भी क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड इसके लिए भी इंक्लूड है। ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें यह है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये क्या है कंपलसरी है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। एज लिमिट आपको मैंने बता ही दिया था। एज लिमिट क्या है इसका, एज लिमिट में ये कहा गया है कि आपका क्या है आप 21 से 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। रिलैक्सेशन अपर एज उसी हिसाब से है, जो भी मतलब रिलैक्सेशन मिलता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट रूल के कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सम इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन आप लास्ट ही समझें इसे, कि जो मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू मेन रिटन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्रीमियरली examination for which successful candidates who have to fill up another application form according to instruction of the commission, and for this application examination fee for unreserved economically weaker section। तो मतलब क्या है जो बच्चे
इसको आप ऐसे समझिए, पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाएगा फिर क्या वो मेंस देंगे, मेंस का फिर दोबारा फॉर्म फिल होगा, उसकी फ़ीस अलग होगी, ठीक है। जो प्री क्वालिफाई करेगा उसको ही मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। और इसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या है, बीएड कंपलसरी होनी चाहिए। जो इसके अंदर जो मेन इंस्ट्रक्शन थे, क्या था, जो मेन इंस्ट्रक्शन था वो मैंने सब कुछ आपको बताने की इस वीडियो में बताने की मैंने कोशिश किया है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो क्या मेरे चैनल को आप लोग सब क्या है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।